सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना कोर्स कवर कर रहे होंगे। गाइस, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी तरह की चीज़ों को डील करने में, तो आप पूछ सकते हो। नॉट ओनली सोशियोलॉजी बट बाकी भी कंपोनेंट हम कवर कर सकते हैं। मैं इसीलिए कवर नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि हौच पौच हो जाती हैं चीज़ें, अदरवाइज़ करवा सकता हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए और करते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। तो लास्ट हमने टॉपिक किया है दैट इज़ योर ह्यूमन राइट्स, और उसी की आगे फर्दर कंटिन्यूटी दैट इज़ योर सेकंड इसी थर्ड यूनिट का सेकंड सब टॉपिक है दैट इज़ योर UDHR, दैट इज़ ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? जो भी ह्यूमन राइट्स टाइम टू टाइम बन रहे थे, एक सेकेंड, जो भी ह्यूमन राइट्स टाइम टू टाइम बन रहे थे, ठीक है, उसमें एवोल्यूशन भी हमने कल देखी थी कि किस तरह के एजेंट्स बने थे। कोई भी लॉ जो नए बन रहे थे वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के राइट्स की बात कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की एवोल्यूशन का इनडायरेक्ट वे में एक पार्ट बनते जा रहे थे और वो इवॉल्व करते जा रहे थे। ठीक है, तो उससे एवोल्यूशन हुई और उसके बाद हमने क्या देखा था कि ह्यूमन राइट्स इंडिया में किस तरह से है। तो इंडिया में हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 हमारे पास क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम इंडिया के सिटीजन्स को या इंडिया की टेरिटरी में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके लिए हेल्ड करवाता है, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स या जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ योर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो उन्हीं को जब उन्हीं पर्टिकुलर राइट्स को जो ह्यूमंस की अपलिफ्टमेंट, ह्यूमंस की वेलबींग के लिए डिफरेंट नेशंस अडॉप्ट करते हैं, जब वो पूरी वर्ल्ड पे अप्लाई होने लगा तो उसको हमने एक नई टर्म दे दी, दैट इज़ योर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या शॉर्ट में हम इसको बोलें दैट इज़ योर UDHR। ठीक है, तो हमने इसको अडॉप्ट कब किया है, मतलब पूरी दुनिया में कब अडॉप्ट किया है, दैट इज़ ऑन 10th of December 1948। ये टाइम सिनारियोस इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप टाइम को समझोगे ना तो, और इन इवेंट्स को समझोगे तो आपको एक टाइमलाइन बनाने में बहुत इजी हो जाता है। और टाइमलाइन से अगर चीज़ें आपको याद रह रही हैं तो आई कैन एश्योर यू द थिंग्स दैट आपको चीज़ें नहीं भूलेंगी। 1948 में हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हमारी हिस्ट्री में हो चुके हैं, दैट इज़ योर 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो ख़त्म हो रहा है 45 में। एक अनस्टेबल सी सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम वर्ल्ड में, जहाँ पर एक देश ने दूसरे देश को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक चुका है। उससे रिवाइवल होते हुए देश को, दुनिया को अभी टाइम लग रहा है। तो उसी चीज़ को स्टेबल करने के लिए, ताकि ह्यूमंस की ज़िंदगी के साथ फिर से खिलवाड़ ना हो, तो इसके लिए ये चीज़ें बन रही हैं। समझ आया? तो इसी चीज़ को समझो। अगर आप टाइमलाइन से चीज़ों को याद रखोगे ना तो कभी भी आपको चीज़ें नहीं भूलेंगी। तो बैक टू द टॉपिक कि ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट कर रहे हैं हम, दैट इज़ योर 10th of December, और ईयर कौन सा था, 1948, अंडर जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। ये रहा आपका आर्टिकल। ठीक है, जब छोटी कंट्रीज़ और नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जो चल रही थी, उनके पास क्या होने लगी, जो अपनी पार्टिसिपेशन को शो कर रही थी थ्रू फेयर्स विगरस डिसीजन टुक ऑन फिलोसफिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स पे और ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके साथ रिलीजियस फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल डिविजन्स भी दिख रही थी। तो कमीशन थी जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलरली फिलोसफिकल एंड रिलीजियस स्टैंड ऑन द इस इशू का देखा, और डिक्लेरेशन में क्या बताया कि
from a complex such as diverse moral, philosophical, political and cultural inputs to establish एक common standard बनाया जाएगा जहाँ पर हर इंसान के rights की एक नींव रखी जाएगी और हर देश को के लिए वो स्मूथ फंक्शनिंग या इजीली अडॉप्टेबल होंगी। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या दिखाती है हमें, क्या कर रही है वो, सबको सबसम कर रही है। एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स, बोथ सिविल पॉलिटिकल, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, सोशियो कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स और इंडिविजुअल की गैदरिंग दैट इज योर कलेक्टिव राइट्स, सभी को मतलब फोकस में रख के इनको फॉर्म किया जा रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड सबस्टांस ऑफ राइट्स, कि कल को हमें किसी भी तरह के राइट्स के लिए फिर से अगर सोचना पड़ जाए कि ऑब्वियसली चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कोई भी नीड इन फ्यूचर में एक इंडिविजुअल की बन सकती है, तो कल को अगर कोई नया लॉ बनाना होगा तो वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें चेंजेस इस तरह के आए, हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस उसमें हम ला सकते हैं, और उसके लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या रहेगा, एक बेस रहेगा, या हम बोल सकते हैं दैट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे ये सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं, लाइक लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्री स्पीच, प्रिवेसी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, along with that social security, health, education and so on। इंडिया ने भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन दी थी अपनी। ठीक है, ऑल्दो ये कहीं लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट इसके प्रोविज़न इतने ब्यूटीफुल वे में बने हुए हैं। ब्यूटीफुल से मेरा मतलब है कि इतने हम बोल सकते हैं कि इतने इफ़ेक्टिव और इंजेक्टिव है कि हर नेशन या हर इंडिविजुअल के मतलब हम बोल सकते हैं कि नीड को और मतलब ध्यान में रख के बनाया गया है। और यूडीएचआर किसके साथ काम कर रही है, किसकी हेल्प से, दैट इज योर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल फॉर्म द सो कॉल्ड इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। तो जब ये दोनों कलेक्टिवली काम करते हैं तो इसमें इन्होंने क्या बनाया है, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, दैट इज योर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं इसको बॉक्स में यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आफ्टर डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पॉइंट। तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि ह्यूमन राइट्स को इतना इफेक्टिवली समझने की नीड क्या है। दिस डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश ए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड नेशन, प्लेड अ बेसिक फाउंडेशनल रोल इन शेपिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, कि इंटरनेशनल ऑर्डर में चीज़ों को मतलब इंडिविजुअल के राइट्स या नेशन के राइट्स को वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या उसके स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर इन राइट्स को लाना ज़रूरी है। ठीक है, आगे जो हमारे पास ये है हमारे पास यूडीएचआर, उसमें क्या है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं, प्रियम्बल है। ठीक है, वो थोड़ा लंबा है और नीड का भी नहीं है। बेसिक उसमें क्या है, जैसे हमारा प्रियम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी रिजॉल्व इंडिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी प्रियम्बल है, उसमें यही प्रोविज़न है। मतलब इनडायरेक्ट वे में मैं आपको शॉर्टकट में अगर यही बता दूं कि ह्यूमन के राइट्स की ही बात की गई है और इसी को इलेबोरेटेड वे में समझाया है बाय दीज 30 आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये 1 to 30 हैं और इन्हीं को अभी हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा क्या कि आगे मतलब यूडीएचआर हमारे लिए काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ इसको एक सेकंड, सॉरी, तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, दे आर एंडोड विद रीजन एंड कंसीन्स एंड शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। कि हर इंडिविजुअल कैसा है, एक आज़ादी से पैदा हुआ है और हर इंसान की एक डिग्निटी है
और उसके कुछ हक हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है उसको एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन ए स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, जिसकी वजह से उसको अपने साथ वालों के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, एक भाईचारे में काम करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसे लिखते हैं, शायद से मुझे भूल गया अभी थोड़ा, चलो छोड़ो, ये लिखने का नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए आर्टिकल 2 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर्थ इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ एंड अदर स्टेटस, कि इस तरह से आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन से उनको फ्रीडम दी गई है, ठीक है। फर्दरमोर नो डिस्टिंक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, jurisdictional, international status of the country or territory to which the person belong, whether it be independent trust, non-self-governing or any other limitation of sovereignty, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि किसी भी तरह का भेदभाव करना एक गलत चीज़ है, सिर्फ उन प्रोविज़न पे नहीं, लाइक रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज एंड सो ऑन, बल्कि अगर आप इन प्रोविजंस पे भी किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। अब एक इंसान की, अगर आप इंसान से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो वो उसकी गलती नहीं है कि उसका देश अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है, वो पूरे देश की गलती है, एक इंसान की नहीं है, ठीक है। बट उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बाकी जो भी मतलब नेशंस है दुनिया पे, उनको समझना ज़रूरी है कि ताकि उनको भी आज़ादी मिल सके, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं क्या करके रखा हुआ है, बंदी से, एक तरह का बंदी बना के रखा हुआ है या अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ है। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। आर्टिकल 4 कह रहा है नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन एनी फॉर्म्स, इन ऑल देयर फॉर्म्स, या इन एनी फॉर्म हम बोल सकते हैं कि किसी भी तरह की गुलामी एक गलत चीज़ है। आपको गुलामी किसी भी तरह से कर रहे हो या गुलामों का आप किसी भी तरह से ट्रेड कर रहे हो, वो बंद कर देना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। तो किसी भी इंसान को क्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जहाँ पर क्या हो, टॉर्चर हो उस पर या क्रुएल्टी करी जाए एंड सो ऑन। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, एवरीवन, सॉरी एक सेकेंड, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है आपको, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, कि हर इंसान की एक रिकग्निशन रहनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी जा रहा है एज ए पर्सन, कि वो इंसान है, एवरीवेयर एज अ पर्सन, ठीक है। एक बंदे की तरह उसकी पहचान होनी चाहिए, ऐसा नहीं समझ लिया कि कोई बेकार सा है, कुछ भी है, नाली का कीड़ा या समथिंग लाइक दैट। उसको एक इंडिविजुअल रिकग्निशन होनी चाहिए कि वो एक इंसान है कानून की नज़रों में, ठीक है। आर्टिकल 7, तो आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है, कौन से आर्टिकल में है ये बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन से आर्टिकल में है ये आप बताओगे। All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of declaration and against any incitement to such discrimination। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, और कौन से आर्टिकल में है ये भी आप ही बताओगे मुझे, ठीक है। मुझे तो याद, आप भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको भी रिवीजन करनी होगी इन सब की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 8 क्या कह रहा है, एवरीवन हैज़ द राइट टू
an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law। तो ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में इन्होंने क्या कहा है कि रेमेडी रहनी चाहिए अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कोई नेशनल ट्रिब्यूनल होना चाहिए। हमारे देश में कौन है? हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा होगा कि किसी के राइट्स कहीं भी वायलेट होते हैं, वो एक ही चीज़ बोलता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या है कि आज भी लोगों को हमारी जुडिशरी पे बिलीव है कि कोई भी नहीं सुनेगा ना आपकी दुनिया में, आपके देश में जुडिशरी ज़रूर सुनेगी। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इतना ब्यूटी के साथ है, ब्यूटी इन द सेंस कि वो इस तरह से फ्रेम किया गया है कि वो हर इंसान के राइट्स की केयर में बना है, मतलब हर इंसान के राइट्स वहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर वही है। तो नेशनल ट्रिब्यूनल हमारे इंडिया के पास कौन है? हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर ट्रेस किया जाता है, किस आर्टिकल में ट्रेस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ये भी आप मुझे बताओगे। आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे गाइस। मैंने कल बताया था कि डेप्थ में नहीं जाना है, उनके क्लॉजेज अगर नहीं पढ़ने हैं तो कोई इशू नहीं है, बट उनकी जो बेस मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इनका टाइटल है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, पूछा जाएगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। हमारे उसमें भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो कर बताया था ना, नो डबल जियोपार्डाई कल। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन, वो मैंने मतलब डिटेल में तो नहीं करवाया था, बट ऐसे रीड करके तो बताया था आपको, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट देम। कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इम्पार्शियली हर इंसान के जो भी उसके राइट्स वायलेट हुए हैं उनको एस्टैब्लिश करके दे, जब तक वो इंसान उस देश की धरती पर है। ठीक है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty. ठीक है, according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. कि ये क्या है? जब तक किसी को प्रूव जब तक उसको कोर्ट गिल्टी नहीं बोल रहा है, तब तक आप उसको कल्प्रिट नहीं मान सकते। आप उस पर सस्पेंस रख सकते हो, ठीक है, आप उसको शक की निगरानी में रख सकते हो, बट आप उसको दोषी नहीं बोल सकते। ठीक है, एवरीवन चार्ज विद ए पेनल ऑफेंस हैड द राइट टू प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो वन शेल हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पेनल ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन विच डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पेनल ऑफेंस। ठीक है, अंडर नेशनल और इंटरनेशनल लॉ। ये वही पॉइंट है कि अगर जो भी आपने किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी की है, मैं क्राइम नहीं बोलूँगा अभी तक, इलीगल एक्टिविटी है, और उसके लिए कोई भी लॉ बना ही नहीं है, अगर उसके लिए कोई लॉ बना ही नहीं है तो आपको उसके लिए कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका नेशन उस चीज़ को अभी तक इलीगल बता ही नहीं पाया है। ठीक है, समझ आया ये पॉइंट? चलिए आर्टिकल 12 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम, कॉरेस्पॉन्डेंस,
not to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks. Clear? कि हर इंसान की प्रिवेसी मेंटेन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पर्सनल, फैमिली, होम, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, या नॉट टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन, मतलब उसकी ऑनर और रेपुटेशन पे भी डायरेक्ट अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट ये है कि प्रिवेसी प्रिवेल करनी चाहिए इंडिविजुअल की किसी भी वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट. Everyone has the right to leave any country including his own and to return to the same country, to his country or her country या same country. तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करवा रहा है यहाँ पर आर्टिकल 13. आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन. ये होता है, ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादा वो लोग करते हैं जो इलीगली किसी देश में गए हो ना, फिर वो उस नेशन में जाके असाइलम मांग लेते हैं, और ये किया जाता है. ये बेसिकली जो इसका रियल प्रोविज़न ये है कि अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है एक इंडिविजुअल के अपने देश में, वो दूसरे देश में जाके रह रहा है और वहाँ पर वो बोल सकता है कि हमें असाइलम दे दो यहाँ पर, ठीक है. रीज़न यही बताया जाता है कि हमें वहाँ पर हमारी लाइफ थ्रेट में है. द राइट मे नॉट बी इन्वोक्ड इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जेन्युइनली अराइजिंग फ्रॉम द नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स और फ्रॉम एक्ट्स कंट्रेरी टू द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी. ऑब्वियसली आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, किसी देश का पार्ट ज़रूर होंगे, तो वही आपकी नेशनैलिटी बन जाएगी. जैसे हम सब कहाँ रहते हैं, भारत में, ठीक है, तो हमारी जो नागरिकता है या जो हमारी राष्ट्रीयता है वो कौन सी है, भारतीय या इंडियन, ठीक है. Next, no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. और ये भी एस्टेब्लिश करवा के दिया जाता है कि अगर किसी को अपनी नेशनैलिटी चेंज करनी है तो उसमें भी कोई भी आपको नहीं रोकेगा, ठीक है. प्रोवाइडेड कुछ प्रोविजंस होते हैं, हर कंट्री के अपने होते हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है, तो आपकी नेशनैलिटी चेंज भी हो सकती है, ठीक है. आर्टिकल 16 क्या कहता है, मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन हैव राइट टू मैरी एंड टू फाउंड ए फैमिली. दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स एज टू मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड एट इट्स डिसोल्यूशन. तो हर जगह पर जो एक प्रॉपर एज जो भी गवर्नमेंट ने मेंशन की होती है एक मैरिज के लिए, अगर उसको वो फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बाद उनके पास क्या है, शादी करने का हक है. कोई भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट एंड सो ऑन, किसी पे भी, ठीक है. मैरिज शैल बी एंटर्ड ओनली इनटू विद फ्री एंड फुल कंसेंट of intending spouses. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. तो ये उनको इंडिविजुअल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. आर्टिकल 17 की बात कर लें तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, एवरीवन हैज़ द राइट टू ओन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन शेल आर्बिट्रली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो किसी की प्रॉपर्टी विदाउट एनी डिफाइनेशन या आप उससे उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, उसको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है. आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 क्या कहता है, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसेंस, रिलीजन. दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन, बिलीफ, freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion, belief in teaching, practice, worship and observance, ठीक है. कि यहाँ पर आज़ादी की बात की गई है, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम. हमारे किस आर्टिकल में है राइट टू फ्रीडम,
बताना मेरे को ज़रा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या है? फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन एंड या फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें वो करता है, प्रोवाइड करवाता है। और नो वन में भी कंपेल, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी एसोसिएशन का पार्ट बनिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। जिसका मन होगा वो बने, और जिसका ना मन होगा तो एसोसिएशन के प्रोविज़न भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि जब एसोसिएशन का जो टास्क होता है वो फुलफिल हो जाता है, एसोसिएशन वहीं पर एंड हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 21 की बात करें। तो आर्टिकल 21 क्या है? एवरीवन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज इलेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 क्या बताता है, मुझे वो भी बताना है आपने। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरीवन हैज़ द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज इन हिज कंट्री। पब्लिक सर्विस क्या हो जाती है? लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक जॉब्स जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब एस्टेब्लिश करवाने का किसका काम है? ये नेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम। नेक्स्ट, द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दिस शैल बी एक्सप्रेस्ड इन पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शन विच शैल बी बाय यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज and shall be held by a secret vote or equivalent free voting procedures, ठीक है। कि यहाँ पर पीपल क्या बनने चाहिए? अथॉरिटी, जैसा हमारे देश में है, जिसको हम बड़े प्यार से क्या कहते हैं? लोकतंत्र, ठीक है। या इंग्लिश में बात करें तो डेमोक्रेसी, जहाँ पर अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए? अथॉरिटी गवर्नमेंट में किसकी होनी चाहिए? पीपल्स की। दिस विल शैल बी एक्सप्रेस्ड इन पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस, जिनको हम इलेक्शंस बोलते हैं, बाय यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इक्वल सफरेज क्या होती है? कि सभी को वोट देने का एक समान हक। ऐसा नहीं कि किसी के वोट की वैल्यू 10 वोट के बराबर हो गई और किसी इंडिविजुअल के वोट की वैल्यू आधा वोट हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सभी की क्या है? इक्वल, और सभी को समानता का, समान वोट देने का अधिकार, ठीक है। एंड शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट वोट और इक्विवेलेंट फ्री वोटिंग प्रोसीजर्स। तो वहाँ पर सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होनी चाहिए। आर्टिकल 22 की तरफ चलें तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज एंटाइटल्ड टू रियलाइजेशन थ्रू नेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट, इकोनॉमिक, social, cultural rights indispensable for his dignity and free development of his personality. Clear? Article 23 देखें तो वहाँ पर क्या है? right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions to work, protection against unemployment. Everyone without any discrimination has right to equal pay for equal work. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड प्रोविजन क्या है? एवरीवन हु वर्क्स हैज़ द राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल रेम्यूनरेशन, ensuring for himself and his family and existence worthy of human dignity. यार इसको दिक्कत क्या हो रही है आज? Worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection, ठीक है। कि हर इंसान का क्या है, जो काम कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? एक फेवरेबल रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, मतलब एक
फेवरेबल अमाउंट होना चाहिए जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके अलोंग विद सोशल प्रोटेक्शन। लास्ट पॉइंट क्या है आर्टिकल 23 का, एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड यूनियंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, और ये हर जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, एवरीवन हैज़ द राइट टू रेस्ट एंड लेजर, सांस लेने का हक भी सभी के पास है, रेस्ट करने का, इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक हॉलीडेज विद पे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले टाइम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पे थी तो लोगों से 20-20 घंटे काम लिया जा रहा था, 22-22 घंटे, कभी कभी 28 घंटे कंटिन्यूसली, कभी कभी ऐसे रिकॉर्ड्स भी देखे गए हैं 32 से 36 घंटे तक का काम भी कंटिन्यू लोग कर रहे थे, ठीक है, 30 to 36 आवर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म किया, और आज इंसान कितना काम कर रहे हैं, मे बी 8 to 9 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर कोई काम करे तो वो एक्स्ट्रा टाइम या ओवर टाइम की टर्म्स में उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसकी अलग सैलरी मिलती है। आर्टिकल समझ आ गया, यहाँ पर सभी के पास क्या है, रेस्ट करने का हक है, प्रोवाइडेड क्या है, अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने होंगे आपको, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज एंड द राइट टू सिक्योरिटी in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age and other lack of livelihood in circumstances beyond his control, ठीक है। कि हर इंडिविजुअल के पास क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का राइट है जिसमें उसको ये सब जो भी उसकी नीड्स हैं इनको फुलफिल करते हुए जो भी अलाउ बियॉन्ड दैट जाके भी राइट टू सिक्योरिटी होनी चाहिए, इन इवन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस होनी चाहिए, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज, इन सब की सिचुएशंस में भी उसके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड ज़िंदगी जीने का एक राइट होना चाहिए। मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। ऑल चिल्ड्रन वेदर बोर्न इन और आउट ऑफ वेडलॉक शैल एंजॉय द सेम सोशल प्रोटेक्शन। क्लियर। चलिए आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 क्या कहता है, सभी के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सबके पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इन एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। तो तभी आज भी हमारे गवर्नमेंट, मतलब जिस भी गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाई थी, ऑब्वियसली हमारे पास राइट टू एजुकेशन आया था कब, 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2002 में। उस टाइम जिसकी भी गवर्नमेंट थी वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे पास राइट टू एजुकेशन लाया था, और उसी को ऐड ऑन करते हुए फर्दर गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी थी। किसके लिए, फ्रॉम द चिल्ड्रंस एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14, ठीक है। इस ग्रुप में वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और 14 से 18 के जो थे उनके लिए पढ़ाई के साथ अगर फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है वो काम भी कर सकते हैं, और ऐसे प्रोविजंस थे, ठीक है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल एट हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली असेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है तो आपके पास सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, सब्जेक्ट्स को समझने के लिए सोर्सेज भी बढ़ा दिए जाते हैं, एंड सो ऑन। लाइक आपको कभी 3rd 4th क्लास में कभी फिजिक्स लैब में नहीं लिया गया होगा या केमिस्ट्री लैब में नहीं लिया गया होगा, क्यों, क्योंकि उस टाइम दिमाग शैतानी होता है, वो क्या करेगा, जो भी ऑपरेटर्स वहाँ पर होंगे उनको तोड़ने की पहले सोचेगा, ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न यहाँ पर हैं। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, दैट इज़ हायर एजुकेशन में क्या मिलनी चाहिए आपको, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरिट पे बेस्ड। नेक्स्ट, एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन्स पर्सनैलिटी एंड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स।
It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial and religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. ठीक है, पेरेंट्स के पास क्या है, राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन. ठीक है, चलिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, एवरीवन हैज द राइट फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन एनी इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी. आप किसी को उसका कल्चर एंजॉय करने से नहीं रोक सकते किसी भी हालत में. ठीक है, टू एंजॉय द आर्ट्स एंड टू शेयर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स. Everyone has the right to protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, artistic production of which he is the author. ठीक है, कि वो इंसान क्या कर सकता है, उन चीज़ों को बचा सकता है, उसके पास प्रोटेक्शन का अधिकार है जिसमें क्या किया है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्ट एंड मैनी अदर फील्ड्स के काम में. ठीक है, आर्टिकल 28 क्या कहता है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू अ सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर्थ इन दिस डिक्लेरेशन कैन बी फुली रियलाइज्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 29 क्या कहता है, एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी in which alone the free and full development of his personality is possible. Next point here, in the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement of the morality, public order and the general welfare in the democratic society. Last point क्या कहता है, the rights and freedom may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 30 क्या कहता है, nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of many of the rights and freedom set forth herein. ठीक है, कि जो भी हमारे पास प्रोविज़न बने हैं उनको कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको फुलफिल करने से इनको रोक सकता है. ठीक है, may be interpreted as implying or any state, group, person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at destruction of any of the rights and freedom to set here forth herein. हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ आपका ये टॉपिक होता है ख़त्म. आपको सभी आर्टिकल्स मैंने समझा दिए हैं. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय. Keep learning, keep revising. और ऐसे ही लेक्चर ज्वाइन करते रहिए, आपका भी बेनिफिट चल रहा है. और जल्दी ही हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी ला देंगे आपके. मार्च 15 तक मैं क्या करूँगा, आपके डेली मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दूँगा. डेली एक टेस्ट होगा आपका अराउंड 30 क्वेश्चंस का, जिसको हम डेली, वो सिर्फ सोशियोलॉजी, मतलब ये सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या नहीं होगा, जनरल हो जाएगा. दैट इज़ योर जनरल इंग्लिश का, मैथमेटिक्स, क्वांट का, मेंटल एबिलिटी एंड सो ऑन, सभी कंपोनेंट का मैं कवर कर दूंगा वहाँ पर. ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.